हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द जोराव क्लासेज। मैं कपिल शांडिल्य एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं ईवीएस की नई क्लास में, जोराव क्लासेज में। ठीक है। आप सभी को हम डिस्कस कर रहे हैं ईवीएस के जो हमारे टेस्ट चल रहे हैं उसके डाउट सेशन हमारे चल रहे हैं। रेगुलरली हम जो है डाउट सेशन लेके आ रहे हैं। जो 3 टेस्ट हुए हैं उनमें बच्चों को जो भी कंसेप्चुअल क्वेश्चंस में दिक्कतें हुई हैं या कहाँ पर वो ट्रिकी क्वेश्चन था, कैसे आपने उसको गलत कर दिया, क्वेश्चन को कैसे समझना है, कैसे एलिमिनेशन मेथड से यूज करके उसका सही आंसर निकालना है, मिनिमम नॉलेज से मैक्सिमम आंसर निकालना, मिनिमम जानकारी जो भी आपको है या मैक्सिमम जानकारी जो आपको है उसका यूज करते हुए कैसे आप अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, वो डिस्कशन सेशन हम लेके आए हुए हैं। ठीक है। और लगभग इस वीक हम ये सेशन पिछले वीक से हमने शुरू किया था। चलिए शुरू करते हैं जल्दी से ये सेशन। सबसे पहले तो आपको बता दें कि आप जो हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रेगुलरली जो है टीचर पोस्ट से रिलेटेड जो है ये ऑटो सेलेक्ट हो गया, ये आंसर नहीं हमने बताया। तो वो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले तो। ठीक है, ताकि आपको जो रेगुलर वीडियोज आ रहे हैं उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। बेल आइकन को भी दबा लीजिए। वो हम इसलिए कह रहे हैं कि अगर आप रेगुलर स्टडीज करना चाहते हैं हमारे साथ, तो रेगुलर स्टडीज के लिए ये हमारा एक चैनल जो है एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जो आपको रेगुलर स्टडीज अच्छी रिवीजन करवाएगा। क्या, क्योंकि ये मैं इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ कि हम भी एस्पिरेंट रहे हैं आप ही की तरह। और एक हमारे अंदर एक दिक्कत हो रहती है एस्पिरेंट्स के अंदर कि हम कंटिन्यूटी बना के नहीं रखते। तो कभी कभी हम खुद की स्टडी जो सेल्फ स्टडी होती है ना उससे बोर हो जाते हैं या थक जाते हैं। तो सेल्फ स्टडी से अगर बचना चाहते हैं या सेल्फ स्टडी आप इतना अच्छे से नहीं कर पाते, तो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन ये रहता है कि कोई ऐसी प्लेटफॉर्म से जुड़े जो रेगुलरली आपको पढ़ा रहा हो। ठीक है। तो हमारे चैनल पे आप आएंगे तो आपको रेगुलरली 5 सब्जेक्ट की क्लास तो चलती ही है। इसके अलावा आपको जो और भी कुछ क्लासेज हम शुरू करने वाले हैं, तो 5 सब्जेक्ट की क्लासेज के अंदर हम 10 से 15 या 20 क्वेश्चन इंडिविजुअली टीचर्स का कुछ अलग अलग से कुछ हिसाब है। लगभग 70 क्वेश्चन हम डिस्कस रेगुलरली करते ही हैं। और उसके साथ साथ हम उसको डिस्कशन को थोड़ा सा ब्रॉड करते हैं और आपको जो है लगभग 100 से 120 क्वेश्चन डेली रिवाइज करवाते हैं। तो एक डेली रिवीजन की हैबिट आपकी बन जाएगी। उस डेली रिवीजन में आप अपने आप को जो है जज भी कर पाएंगे कि कहाँ कितनी तैयारी आप कर रहे हैं। ठीक है। रूटीन में आपको तैयारी हम करवा रहे हैं, इसके अलावा आप सेल्फ स्टडी तो कर ही रहे हैं। तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, क्योंकि थोड़ा सा ऐसा नहीं कि फ्रीवोलस तरीके से हम नहीं पढ़ा रहे हैं। हम एक अच्छे तरीके से चीज़ों को तैयार करके ला रहे हैं ताकि आपको ऑनेस्टली आपके साथ जो है आपका टाइम के साथ हम जो है ऑनेस्टली जो है जस्टिफाई कर सकें, टाइम आपका खराब ना हो। मतलब जैसे लाइव सेशन में हमने देखा है कि कमेंट पढ़ना, कमेंटों के जवाब देना, वो चीज़ें जो हैं आपके 30 मिनट के लेक्चर को लगभग 1.5 घंटे का लेक्चर बना देती है। ठीक है। 20 क्वेश्चन करवाते हैं टीचर्स मोस्टली हमने देखा है, और वो 1.5 घंटा लगा देते हैं। ठीक है। तो मैं हालांकि 15 से 20 क्वेश्चन ही करवाता हूँ, लेकिन उसके साथ साथ मैं 15x4 का टारगेट रखता हूँ कि 60 क्वेश्चन का रिवीजन आपको दूं 30 मिनट के अंदर। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। एज वी गो अप इन ट्रोपोस्फेयर लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर द एयर प्रेशर। देखिए, जैसे जैसे हम, देखिए ये अर्थ है, अर्थ की सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो बिल्कुल जो सरफेस के पास सबसे निचली लेयर है उसको ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। ट्रोपोस्फेयर, या फिर इसको हिंदी में अगर देखें तो सौभ मंडल कहते हैं, सौभ मंडल। इसके अंदर जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो जो वायु दाब है, एयर प्रेशर है, वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, या कोई चेंज नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। देखिए, हम सभी जानते हैं कि एटमोस्फेयर इज हेल्ड बाय ग्रेविटी। ठीक है। ग्रेविटी के द्वारा एटमोस्फेयर हेल्ड किया गया है और एटमोस्फेयर को नीचे की तरफ खींच रहा है हमारा ग्रेविटी। तो अर्थ के पास का जो एटमोस्फेयर है वहां डेंसिटी एयर की ज्यादा होती है। ऊपर की तरफ जाएंगे तो एयर की डेंसिटी कम होती है। तो एयर की डेंसिटी कम होगी तो वायु दाब भी कम होगा। ठीक है। हम सभी जानते हैं कि अर्थ के सरफेस पे अगर हम, ये ट्रोपोस्फेयर का एंड है और यहाँ कोई माउंटेन के ऊपर बैठे हैं। ठीक है। मैं फिर से आपको रिवाइज करवा रहा हूँ ये चीज। तो देखिए, हमारे ऊपर एयर के इतने कॉलम का, इतने लेंथ के कॉलम का ही प्रेशर होगा। और वैसे भी यहाँ पे एयर बहुत रेयर होती है, लेकिन यहाँ पे एयर बहुत डेंस है। और अगर आप यहाँ पे खड़े तो आपके ऊपर देखिए कितने बड़े एयर कॉलम का प्रेशर है। तो यहाँ पर एयर प्रेशर ज्यादा है और ऊपर जाने पे एयर प्रेशर डिक्रीज होता है। इसको मैं आपको थोड़ा सा फिर से रिवाइज करवाने के पर्पज से ये बात आपको बता रहा हूँ। ठीक है। तो एयर प्रेशर जो है वो आपका ऊपर जाने से डिक्रीज होगा। ठीक है। तो हमारा सही आंसर हमें मिल गया है कि एयर प्रेशर विल बी डिक्रीज। तो सही आंसर हो गया ये।
ठीक है, ये बी वाला आंसर हो गया। ठीक है, परिवर्तन नहीं होगा, ये सब गलत ही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट सन्स रेज। इनमें से कौन सी वो गैस है जो कि हमें प्रोटेक्ट करती है, कहाँ से? हार्मफुल जो अल्ट्रावायलेट रेज है उससे प्रोटेक्ट करती है। कौन सी गैस है वो? फॉलोइंग गैस प्रोटेक्ट फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज, बता दीजिए, आप ही बता दीजिए। इजी है, बहुत इजी है। देखिए, नाइट्रोजन गैस नहीं है वो, कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं है, ऑक्सीजन गैस नहीं है। द ओनली गैस दैट इज ओजोन इज O3। ठीक है, इसको O3 फॉर्मूला से दिखाते हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी बताना है कि ये एटमॉस्फेयर की कौन सी लेयर के, जैसे जैसे हमारा अर्थ का सरफेस ये है तो उसके ऊपर बहुत सारी 5 लेयर टोटल है, तो कौन सी लेयर के अंदर जो है ये होता है। तो देखिए, ये ट्रोपोस्फेयर है, ये स्ट्रेटोस्फेयर है, उसके बाद मीजोस्फेयर है, ये थर्मोस्फेयर और फिर एक्जोस्फेयर। ठीक है, 5 लेयर होगी। तो इस स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर होता है, यानी कि समताप मंडल के अंदर होता है। ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि कौन सी जो, क्योंकि यही क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, चलिए, ये क्या करते हैं, ओजोन जो गैस होती है, जो अल्ट्रावायलेट रेज जो आती है एटमॉस्फेयर की, वो एटमॉस्फेयर की अल्ट्रावायलेट रेज को जो है ऑब्जर्व कर लेती है और अर्थ के सरफेस पे नहीं आने देती। इसकी वजह से हमें जो है स्किन कैंसर वगैरह की जो प्रॉब्लम हो सकती है उससे हमें प्रोटेक्ट करती है। इसलिए तो कहते हैं कि ओजोन होल हो गया है, ओजोन होल बढ़ता जाएगा। ओजोन को नुकसान करने वाली गैसें हैं जैसे CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। इन गैसेज को जो है AC वगैरह कम यूज करो, फ्रिजेज कम यूज करो। फ्रीओन गैसेज हैं जितने भी, ये फ्रीओन गैसेज कहते हैं इनको। ठीक है, फ्रीओन गैसेज हैं, तो इन सब को जो है मत यूज करो, वरना ओजोन होल बढ़ जाएगा तो कैंसर की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, अल्ट्रावायलेट रेज जो है ज़्यादा नीचे आने लगेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए कितना अच्छा मैकेनिज्म बनाया हुआ है कि हमें कैंसर हो सकता था तो ऊपर ओजोन बना दिया है अर्थ के एटमोस्फेयर ने। तो कितना मतलब कुदरत जो है कितना तरीके से काम कर रही है, हम सोच भी नहीं सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ वेदर फोरकास्ट इन द न्यूज़पेपर। इनमें से कौन से जो है वो वेदर फोरकास्ट जो करते हैं, जो मौसम का पूर्वानुमान, मौसम की खबरें देखते हैं ना। चलिए मौसम का हालचाल लेते हैं, तो उन समाचार पत्रों में, आप अखबार में भी देखते हैं कि एक कॉलम बना होता है कॉर्नर पे कि आज का मौसम कैसा रहेगा, सूरज कितने बजे निकलेगा। ठीक है, तो सूरज कितने बजे छिपेगा ये भी लिखा होता है। तो सूर्यास्त का समय तो होता ही है, सनसेट होता है, बिल्कुल होता है। उसके बाद ह्यूमिडिटी कैसी रहेगी, कितने % ह्यूमिडिटी रहेगी, आप अपने मोबाइल में भी देखते हैं कि आज ह्यूमिडिटी का परसेंटेज इतना रहेगा, बारिश होने का अनुमान है या नहीं है, ये भी बताते हैं। और टेम्परेचर भी बताते हैं, बल्कि पहले तो न्यूनतम बताते थे, मिनिमम टेम्परेचर। ठीक है, मिनिमम टेम्परेचर वो जो है सुबह के 5:30 बजे लिया जाता है। ठीक है, 5:30 AM पे लिया जाता है। और मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो दोपहर के 2 बजे लिया जाता है, 2 PM पे लिया जाता है। तो ये भी बताया जाता है। इसके अलावा आजकल तो ओरली जो है आप देखते हैं कि हर घंटे का टेम्परेचर भी आपको मोबाइल ऐप पे पता चल जाता है। तो ये सभी ही वेदर फोरकास्ट का पार्ट होते हैं, तो ये सारे ही उसके अंदर इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज द एयर प्रेशर हाईएस्ट। तो एयर प्रेशर जो है वो कहाँ पर हाईएस्ट होता है, ये कह रहा है। वायु दाब सबसे अधिक कहाँ पर होता है। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हो रहा है तो आपका कंसेप्ट तो अच्छा हो ही जाएगा। वायु दाब सबसे अधिक कहाँ होता है, देखिए मून पे होता है, चांद पे, या समुद्र का लेवल जो तल है उस पे, स्ट्रेटोस्फेयर यानी कि समताप मंडल के अंदर, या बहिर्मंडल के अंदर। आप देखेंगे एयर जो है वो मैक्सिमम एयर अर्थ के नियर में ही है। जैसे ऊपर की लेयर्स के अंदर आप जाएंगे तो एयर का जो डेंसिटी है वो कम होती चली जाएगी, और यहाँ पर एक्सोस्फीयर में जब जाएंगे तो बिल्कुल रेयर एयर होती है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो एयर थोड़ी डेंस होगी, और अंदर देखेंगे तो और भी ज़्यादा डेंस होगी। ठीक है, उससे भी ज़्यादा डेंस होगी। और यहाँ देखें तो एयर और डेंस, और यहाँ पे तो बिल्कुल एयर बहुत ज़्यादा डेंसिटी होगी एयर के अंदर। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर देखें तो अर्थ के सरफेस के पास ज़्यादा एयर होती है। ठीक है, तो सबसे पहले बात तो ये है कि ये एक्सोस्फीयर में तो मिलेगी ही नहीं ज़्यादा एयर, ये तो ऑप्शन काट ही दीजिए। ठीक है, अब समताप मंडल में भी कम एयर है इन कंपैरिजन टू ट्रोपोस्फेयर। हमारे पास एक और ऑप्शन है सी लेवल। बिल्कुल सही कह रहा है कि वायु दाब सी लेवल पे सबसे ज़्यादा होता है। सी लेवल बाकी देखिए ये सी का लेवल होता है, यहाँ पर सी का लेवल है। बाकी जितने प्लेसेज होते हैं वो सी से ऊंचे ही होते हैं, तभी तो पानी सारा समुद्र में आके रुका है। तो इस सी लेवल जो है यहाँ पर एयर प्रेशर, देखिए मान लीजिए ये ट्रोपोस्फेयर का एंड है, तो यहाँ से एयर प्रेशर अगर नापेंगे तो देखिए इतना बड़ा कॉलम जो है एयर का प्रेशर यहाँ पे डाल रहा है। ठीक है, और यहाँ पर आप जैसे जैसे ऊंचाई पे चढ़ते जाएंगे तो ये कॉलम छोटा होता चला जाएगा, ऊपर तो और भी छोटा हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास सीधा सीधा आंसर है कि
समुद्र स्तर पर या समुद्र तल पर जो है सबसे ज्यादा वायु दाब होता है, ठीक है। और मून, चांद पर तो एटमॉस्फेयर ही नहीं है, तो एयर प्रेशर होगा ही नहीं, तो एयर, ये तो ऑप्शन वैसे भी कट गया, तो इसलिए ये भी ऑप्शन कट गया, ये भी ऑप्शन कट गया और ये भी, और हमारा सही आंसर क्या हो गया। आप देखते हैं कि कभी कभी जब ऊंची पहाड़ों पर जाते हैं या वायुयान के अंदर जाते हैं, एयरप्लेन के अंदर होते हैं, तो वहां पर नाकों से जो है ब्लीडिंग होने लग जाती है, नाक से। वो इसी वजह से होती है कि वहाँ एयर प्रेशर बहुत कम है, और जैसे हम नॉर्मली किसी स्थान पर हैं तो वहाँ एयर प्रेशर और हमारी बॉडी के ब्लड प्रेशर के बीच में सही बैलेंस होता है, परफेक्ट बैलेंस होता है। लेकिन जो जैसे हम ऊपर जाएंगे तो ऊपर एयर प्रेशर जो है डिक्रीज होगा, इसकी वजह से हमारी जो पतली पतली जो नाक की नसें हैं वो फट जाती है और बाहर की तरफ ब्लड प्रेशर मार के बाहर आने लग जाता है, तो ये कारण बन जाता है। चलिए, इसके अलावा हमें ब्रीथिंग में भी दिक्कत होने लग जाती है क्योंकि वहाँ पे एयर डेंसिटी बहुत कम है, एयर प्रेशर बहुत कम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मैच द कंटेंट ऑफ द कॉलम ए विद द कॉलम बी। कॉलम ए के कंटेंट को कॉलम बी के कंटेंट से मैच करना है और उसके बाद बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए देख लेते हैं। तो इसमें आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल एनसीईआरटी से एज इट इज क्वेश्चन हमने उठाया है, क्योंकि एनसीईआरटी से कुछ इस तरह के क्वेश्चन पिछली बार भी एग्जाम में इंक्लूड किए गए हैं। तो देखिए, टेम्परेचर को मापने के लिए यूज किया जाता है थर्मामीटर, तो आप इजीली देख सकते हैं कि 1 का डी बन सकता है। प्रेशर को मापने के लिए बैरोमीटर का यूज होता है, बिल्कुल ये आप इजीली इसको कर सकते हैं। तो हम देख सकते हैं कि पहले का डी और सी होगा। बाकियों को भी मैच कर लेते थे कि सीजनल विंड, ये ऐसी विंड है जो कि अपने डायरेक्शन चेंज कर लेती है सीजन के अंदर, डिफरेंट सीजन के अंदर। इनका बहुत बड़ा एग्जांपल मैं सीजनल विंड का बताता हूँ। मानसून विंड जो है वो सीजन के हिसाब से अपनी डायरेक्शन बदलती रहती है, ये सीजनल विंड है। उसके बाद देखिए नाइट्रोजन फ्रॉम एयर, ये जो नाइट्रोजन एयर में है ना, वो बैक्टीरिया के जो होते हैं ना सोयल के अंदर, वो बैक्टीरिया जो है एयर को फिक्स कर देते हैं और वो मिट्टी के अंदर उसको फिक्स करके प्लांट के लिए अवेलेबल बना देते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा बन रहा है। अब रह गया रेडियो वेव ट्रांसमिशन। अब रेडियो वेव ट्रांसमिशन का अगर ऑप्शन आप देखें, आपने अगर रेगुलर क्लासेस कर रहे हैं तो आप समझ जाएंगे कि थर्मोस्फेयर के अंदर एक लेयर होती है जिसका नाम है आयनोस्फेयर। इस आयनोस्फेयर जो है इसी के अंदर एक लेयर होती है थर्मोस्फेयर के अंदर, ये क्या करती है, रेडियो ट्रांसमिशन में हेल्प करती है, ठीक है। जैसे ये अर्थ है, उधर ऊपर थर्मोस्फेयर है, थर्मोस्फेयर में ये जो आयनोस्फेयर है ये क्या करती है कि जैसे ये टावर है एफएम का या रेडियो का, तो ये सिग्नल छोड़ता है, तो यहाँ से आयनोस्फीयर से ये नेचुरली रिफ्लेक्ट होके रेडिएशन के सिग्नल आ जाते हैं, और यहाँ हम जहाँ पर भी होते हैं हम लोगों के पास वो सिग्नल आ जाते हैं अपने आप ही, तो रेडियो ट्रांसमिशन में हेल्प करता है। तो देखिए पहले का डी होना चाहिए, फिर से देख लेते हैं कि टेम्परेचर मापते हैं हम किससे, थर्मामीटर से, तो पहले का डी होना चाहिए, तो ये ऑप्शन तो कट ही गया है, ठीक है। एक बार मैं थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा लेता हूँ, फिर आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, इसको चित्र को आगे बढ़ा देते हैं। पहले का डी और दूसरे का सी, ये तो हमने देख लिया। टेम्परेचर जो है बैरोमीटर से होता है, तो दूसरे का सी होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि पहला ऑप्शन कट गया हमारा और सी ऑप्शन कट गया। अब हमको देखना है कि तीसरे का डी होगा या ई होगा। ये देखो तीसरे का ई है, तो तीसरे का ई एक कोई ऑप्शन में है। इसके बाद अगर हम देखें तो तीसरे, देखिए पहले का डी है, ये हो गया, दूसरे का सी और तीसरे का ई हो गया, तो हमारा ये आंसर सही आ गया, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है ये, अगर आपको एक दो ऑप्शन नहीं भी पता है तब भी आप इसका आंसर निकाल पाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच लेयर कंटेन्स द ओजोन गैस। फिर से रिपीट होके आ गया क्वेश्चन कि कौन सी लेयर के अंदर ओजोन गैस है। आपको बहुत कंसेप्चुअली पढ़ाया जा रहा है, इसलिए आपको ये क्वेश्चन लगता है कि रिपीट हो रहा है, अदरवाइज अगर उसको इस क्वेश्चन को वहां नया बताया जाता तो ये क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है। ये अपना इस क्वेश्चन का अपना एक स्टैंड है, वो जहाँ पे आना है आ गया है। हमने वहां पे आपको किसी और टॉपिक के साथ इसको बताया था। चलिए, ओजोन गैस किसके अंदर है, वो स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर है। स्ट्रेटोस्फेयर इज द नेक्स्ट लेयर। फर्स्ट बिल्कुल अर्थ के सरफेस के बाद आपने देखा कि ट्रोपोस्फेयर है, उसके बाद यहाँ पे स्ट्रेटोस्फेयर है। इसको शोभ मंडल कहते हैं, इसको समताप मंडल कहते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर है मीजोस्फेयर, और उसके बाद अगली लेयर जो है वो थर्मोस्फेयर है, और उसके अंदर ही एक आयनोस्फेयर भी होता है, और फिर रह गया एक्जोस्फेयर। एक्जोस्फेयर जो है वो स्पेस के साथ मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा एयर डेंसिटी ट्रोपोस्फेयर के अंदर है, और ट्रोपोस्फेयर के अंदर ही मेट्रोलॉजिकल यानी कि मौसम संबंधी सारी गतिविधियाँ होती हैं। बादल बनना, बारिश होना, बिजली कड़कना, सब कुछ यहीं पे होता है, तूफान आना। समताप मंडल जो है ये शांत मंडल है, यहाँ पे ओजोन 3 पाई जाती है, जो कि
अल्ट्रावायलेट रेडियस को रेडिएशंस को जो है सन से आने वाली जो हार्मफुल रेडिएशन है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन उसको ऑब्जर्व कर लेती है। अब तीसरा है मेजोस्फेयर। मेजोस्फेयर जो है ये यहाँ पर मीटियोर और मीटियोराइट जलते हैं। मीटियोर तो वो होते हैं जो आसमान में जो है जल के खत्म हो जाते हैं, और कुछ कभी कभी कुछ मीटियोर इतने बड़े होते हैं कि वो पूरे जल नहीं पाते, तो वो धरती पर पहुंच जाते हैं, उसको मीटियोराइट कहते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे जलते हैं। उसके बाद देखिए थर्मोस्फेयर के अंदर जो है आयनोस्फेयर रेडियो ट्रांसमिशन में हेल्प करता है। एक्सोस्फेयर इज द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फिर से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल एनक्लोजर फॉर कीपिंग स्मॉल प्लांट। देखिए ये क्या है, एक एग्जांपल समझाया गया है कि जैसे हमारा एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर के अंदर जितना वाटर है वो वाटर साइकिल के द्वारा जो है वापस से सर्कुलेट होता रहता है। पानी वेपर बन के जाता है, बादल बनता है, बारिश होकर वापस आता रहता है। तो जितना एटमॉस्फेयर हमारी अर्थ, जितना पानी हमारे अर्थ पे है वो ट्रेवल तो करता है पूरे एटमॉस्फेयर के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर, लेकिन वो वहाँ पे फिक्स है। तो इसी को समझाने के लिए एक टेरेरियम नाम का एग्जाम्पल है कि क्या करते हैं, किसी क्लोज एनवायरनमेंट के अंदर, जैसे मान लीजिए कोई बोतल है, ठीक है, उस बोतल के अंदर जो है कोई ट्री लगाया जाता है, ठीक है, और यहाँ पर इस बोतल को बंद कर दिया जाता है, ठीक है, और यहाँ पर ये ट्री लगा देते हैं और इसमें मिट्टी, कुछ थोड़ी सी मिट्टी डाल देते हैं और पानी छिड़क देते हैं। तो वो जो छोटे छोटे ट्री लगे होते हैं वो पानी को ऊपर उड़ाते हैं, ऊपर की तरफ जाता है पानी, फिर वापस बन के वो बूंद बन के वापस आ जाता है, ठीक है, नीचे गिर जाता है। तो ये पानी सर्कुलेट होता रहता है, और इस तरह के जो क्लोज एनवायरनमेंट के जो आर्टिफिशियल एनक्लोजर होता है इस स्मॉल हाउस प्लांट को, इसको टेरेरियम कहते हैं, और पानी ज़्यादा देने की आवश्यकता नहीं होती। तो ये टेरेरियम है। एक्वेरियम क्या है, एक्वेरियम तो आपने देखा ही होगा कि जो पानी से भरा हुआ एक पोट होता है उसके अंदर मछली वगैरह जो पालते हैं उसको कहते हैं, ठीक है, एक्वेरियम है। बिल्कुल डिफरेंट चीज़ हो गई, उसमें मछली वगैरह पालते हैं, बिल्कुल लिक्विड। और इसमें क्या होता है टेरेरियम में, इसमें तो मिट्टी वगैरह होती है, बस पानी उसमें छिड़का होता है, पानी जो है वापस जो है बन बन के वाष्प बन के और फिर बाद में फिर से कंडेंसेशन होके, मतलब जो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के पार्ट है ना कंडेंसेशन। देखिए पिछली बार ये डीएसएसबी के उसमें पूछा था कि कौन सा कंडेंसेशन का पार्ट नहीं है, उसने लिख दिया कंडेंसेशन, वेपराइजेशन, और उसके बाद प्रेसिपिटेशन, और फिर लिख दिया था इनमें से कौन सा हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का पार्ट नहीं, फिर लिख दिया था हाइड्रेशन। तो इसका सही आंसर हो गया हाइड्रेशन, इसमें नहीं होता, प्रेसिपिटेशन तो होता ही है। ठीक है, कंडेंसेशन होकर बादल बनेंगे, फिर प्रेसिपिटेशन होगा, बारिश होगा, पानी हो जाएगा, पानी वाष्प बन के फिर से बादल बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का पार्ट है, हाइड्रेशन नहीं है। चलिए, तो हमारे यहाँ पे टेरेरियम आंसर हो गया, जो आर्टिफिशियल एनक्लोजर के अंदर जो स्मॉल हाउस प्लांट्स को रखने के लिए जो यूज किया जाता है उसको, एनक्लोजर को क्या कहते हैं, टेरेरियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख देते हैं एक बार। विच डे ऑफ द ईयर इज सेलिब्रेटेड एज द वाटर डे। हमारे साल में एक दिन वाटर डे के रूप में या जल दिवस के रूप में मनाया जाता है, वो कौन सा डे है। तो आप यहाँ पे वैसे तो आप सबको पता ही है कि वो 22 मार्च का दिन है जिस दिन वाटर डे मनाया जाता है। ठीक है, आप इसको रट लीजिए, बहुत बार पेपर में आता है क्योंकि वाटर कंजर्वेशन पे बड़ा एफर्ट किया जा रहा है। इसके अलावा एक 22 अप्रैल भी है, आप बता दीजिए इसका क्या ऑप्शन है। आप सभी को जानते हैं कि 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं, पृथ्वी दिवस मनाते हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब रह गई ये ऑप्शन 26 जनवरी, तो हमारा जो है रिपब्लिक डे है, और 15 अगस्त जो है इंडिपेंडेंस डे है। 15 जनवरी कुछ भी नहीं है। चलिए चलते हैं, 15 जनवरी कुछ भी नहीं है, इस पर कोई क्वेश्चन नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जल्दी से बढ़ जाते हैं ताकि मैक्सिमम जो क्वेश्चन है उनकी लिमिट बढ़े हमारी। अब है व्हाट इज द जापानीज वर्ड विच मीन्स हार्बर वेव्स। जापानीज वर्ड कौन सा है जिसका मतलब होता है हार्बर वेव्स। हार्बर मतलब जो बंदरगाह के आके टकरा के जो वेव्स टकराती हैं उनके लिए जापान में कौन सा वर्ड यूज किया गया है, सुनामी, सी वेव्स, ओशियन वेव्स, या नन ऑफ दिस। तो हार्बर वेव्स, असल में सी वेव्स तो हर जगह आती हैं, ऐसी वेव्स जो हार्बर से टकराती हैं। तो देखिए जापानीज भाषा में क्या होता है कि सुनामी को हार्बर वेव्स कहा जाता है, कि ऊंची लहरें उठ के आती हैं और पोत बंदरगाहों से जो है हार्बर से आगे टकराती है और उनको नुकसान पहुंचाती है। क्योंकि जापान के कोस्ट पे जो है सुनामी बहुत ज़्यादा आती है, वो इस वजह से कि जापान जो है जो 2 प्लेट टकराती हैं वहाँ पे बसा हुआ देश है, तो यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं
अर्थक्वेक की वजह से, फिर समुद्र में अर्थक्वेक होने की वजह से सुनामी उठ उठ के आती है बार बार। तो इसके लिए वहाँ पे एक वर्ड डिजाइन किया गया है जिसका नाम है सुनामी, जिसमें टी साइलेंट है। ठीक है, इनको हार्बर वेव्स कहा जाता है। इसका मीनिंग है हार्बर वेव्स, जो बंदरगाह से टकराने वाली वेव्स है उनको कहा जाता है हार्बर वेव्स। अब सभी जानते हैं सुनामी का कारण क्या होता है। अर्थक्वेक आता है या फिर लैंडस्लाइड हो जाता है, तब भी ऐसा हो जाता है। समुद्र के नीचे लैंडस्लाइड हो जाए, समुद्र के किनारे में लैंडस्लाइड हो जाए, या फिर अर्थक्वेक आ जाए समुद्र के तल पे, तब सुनामी जो है ऊंची लहरें उठ के आती हैं। चलिए ये डिजास्टर का पार्ट है। व्हेन डिड सुनामी स्ट्राइक द इंडियन ओशियन? इंडियन ओशियन के अंदर जो है सुनामी ने कब स्ट्राइक किया, जिसमें बहुत सारे लोगों की डेथ भी हो गई थी, और तमिलनाडु के किनारे पर और अंडमान निकोबार में काफ़ी ऊंची लहरें उठ के आई थी जिससे तबाही हुई थी। तो कौन सा टाइम है वो? देखिए, सबसे पहले देखना है आपको, अगर ईयर पता है तो यहाँ पे किसी भी ईयर में आपको कंफ्यूज नहीं होगा। अगर दो ईयर सेम ईयर दिया होता तो आपको दिक्कतें हो जाती। लेकिन आप देखिए 26 दिसंबर को 2004 को सुनामी आई है, उसके बाद कोई सुनामी नहीं आई है। तो अगर आपको ये डेट याद रख लें तो आपको बहुत हेल्पफुल होगी ये। 26 दिसंबर 2004 को इंडियन ओशियन के अंदर जो सुनामी आई थी, उसका रीज़न था क्या कि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसके बिल्कुल यहाँ पर जो ये इंडोनेशिया देश है और इसके सुमात्रा और जावा द्वीप के पास में जो है भूकंप आ गया था। उसकी वजह से जो है सुनामी वेव जो है अंडमान में भी आई थी और इधर ईस्टर्न कोस्ट में तमिलनाडु के किनारे भी पहुंची थी। तो ये आंसर है हमारा इस क्वेश्चन का कि 26 दिसंबर 2004 को वो सुनामी आई थी, जिसके बारे में वो पूछने की बात कर रहे हैं। द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर, जो ओशन वाटर है उसका रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर ट्वाइस इन डे इज नोन एज। देखिए, वैसे तो रिदमिक राइज एंड फॉल, वैसे लहरें तो उसमें चलती रहती हैं, लेकिन ट्वाइस इन ए डे, दिन में बस 2 ही बार, अगर ये बात लिखा जा रहा है दिन में 2 बार रिदमिक राइज भी होता है और फॉल भी होता है। मतलब 2 बार तो पानी का लेवल ऊपर उठेगा और 2 बार पानी का लेवल जो है नीचे आएगा। तो इसको क्या कहते हैं? तो इसको सीधा सा ये डेफिनेशन दी हुई है टाइड की, ज्वार की। ठीक है, तो ज्वार को कहा जाता है जो दिन में 2 बार जो है पानी का लेवल उठता है और गिरता है, उसको ज्वार कहते हैं। लहरें तो हमेशा से मौजूद है, 24 घंटे उठी रहती है। ओशियन करंट जो है वो भी कंटिन्यूस चलते ही रहते हैं। ओशियन करंट भी इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि ओशियन करंट भी कंटिन्यूस चलते ही रहते हैं। ओशियन करंट तो ये मान लीजिए कि वो जो ट्रेड विंड है और जो वेस्टर्लीज है, उनकी वजह से 24 घंटे क्या पूरे साल ही चलते रहते हैं। तो ये दिन में 2 बार नहीं होता है, तो ये क्वेश्चन कट जाता है, ये ऑप्शन भी कट जाता है। तो हमारा सही आंसर हो गया टाइड या ज्वार। लेब्राडोर एंड गल्फ स्ट्रीम आर एग्जाम्पल। देखिए, लेब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम जो है वो किसके एग्जाम्पल है? लेब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम आर एग्जाम्पल ऑफ कौन से? देखिए, टाइड्स के हैं या ओशन करंट के हैं या सुनामी के हैं या वेव्स के हैं। देखिए, टाइड के नाम नहीं रखे हुए हैं, टाइड के नाम कोई एग्जाम में भी आते भी नहीं है। ओशन करंट के नाम रखे हुए हैं, सुनामी का भी नाम नहीं रखा हुआ, लहरों का कोई नाम नहीं रखा हुआ है। तो ओशियन करंट है असल में ये लेब्राडोर करंट। आपको जो, अगर आपने ये कोर्स का पार्ट रिवाइज कर लिया जिसमें हमने वाटर मूवमेंट आपको पढ़ाया है, तो आप देखेंगे कि हर कॉन्टिनेंट के जो है दोनों तरफ जो है कुछ ओशियन करंट चलते रहते हैं। और आपने देखा होगा कि एक लेब्राडोर और एक गल्फ स्ट्रीम। देखिए, गल्फ स्ट्रीम तो भूमध्य रेखा से ऊपर की तरफ जाती है। ये गल्फ स्ट्रीम जो है वो हॉट ओशन करंट है, और ऊपर से आप देखेंगे एक करंट आता है जिसका नाम है लेब्राडोर, ये कोल्ड ओशन करंट है। तो दोनों ही ओशन करंट है जो आपको एग्जांपल में देगा। और भी बहुत सारी जो है ऐसी वो बताए गए हैं, आपको करंट बताए गए हैं, तो वहाँ से आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे तो अगर करवाएंगे तो वो आधा घंटा उसी में ही लग जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। मैच द कंटेंट ऑफ कॉलम ए विद द कंटेंट ऑफ कॉलम बी। इसकी सामग्री के साथ मैच करना है। ठीक है, अब देखिए, हमने आपको टाइड के टाइप करवाए हैं। तो स्प्रिंग टाइड जो है वो हाई टाइड होता है। आप सबको पता है स्प्रिंग टाइड कब होता है? या तो ये न्यू मून को होता है, न्यू मून मतलब अमावस्या, या फुल मून को होता है। ठीक है, जब अर्थ और सन, न्यू मून को, अमावस्या को फुल मून यानी कि पूर्णिमा को, जब अर्थ, मून और सन एक ही सीध में हो जाए तो दोनों का जो खिंचाव होता है उसकी वजह से यहाँ पानी ऊपर उठ जाता है।
इसको स्प्रिंग टाइड कहते हैं। उसके बाद नीप टाइड तब होता है जब ये परपेंडिकुलर होते हैं। देखिए अगर यहाँ पे मून है और यहाँ पे सन है, ठीक है, तो ये इस डायरेक्शन में खींच रहा है, ये इस डायरेक्शन में, इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे टाइड तो बनेगा पर उतना ऊंचा नहीं बनेगा, इसको लो टाइड कहते हैं। तो इसलिए स्प्रिंग टाइड हाई टाइड हो गया और नीप टाइड लो टाइड हो गया। अब देखिए लेब्राडोर करंट, अभी आपको बताया कि लेब्राडोर करंट जो है वो कोल्ड करंट है, जो ऊपर की तरफ से आता है। पोल की तरफ से जितने करंट आते हैं ना, धाराएं आती हैं, वो ठंडी होती हैं, और भूमध्य रेखा की तरफ से जो आती है वो गर्म होती है। गल्फ स्ट्रीम हमने देखा था वो वार्म करंट है, ठीक है। रह गया मेडिटेरेनियन सी, ये तो आपको पता है, ये यूरोप और अफ्रीका के बीच में है। तो ये आपको आंसर अब इसका निकालना है, तो आंसर क्या होगा देख लीजिए एक बार। पहले का है डी, तो पहले का डी देख लीजिए किस में है, दो में है, दो ऑप्शन तो कट ही गए। अब दूसरे का और देख लीजिए, दूसरे का गल्फ स्ट्रीम क्या है, गल्फ स्ट्रीम जो है एक वार्म करंट है, तो दूसरे का ई होना चाहिए। पहले का डी और दूसरे का ई, आंसर हमें मिल गया, बाकी आपको मैच करने की जरूरत ही नहीं रहेगी, ठीक है। देख लीजिए ये रहा आंसर हमारा, ठीक है। तो हमारा आंसर हमें मिल गया, पहले का डी दूसरे का ई, इसी से आंसर हमारा निकल गया, बाकी ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं रही। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। अब सारे आ जाएंगे ऑप्शन। चलिए अब आपको वही स्ट्रेटजी अपनानी है, पहले तो क्वेश्चन को ही समझना है कि इन्होंने पूछा है नहीं, तो 3 ठीक होंगे और 1 गलत होगा, और यही 1 गलत हमसे पूछा हुआ है। मेजर सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर आज रिवर, स्प्रिंग एंड ग्लेशियर्स। देखिए फ्रेश वाटर यानी कि ताज़ा पानी, जो खारा पानी नहीं होता उसका अपोजिट होता है ताज़ा पानी, जो उसके मेजर सोर्स क्या है, रिवर है, बिल्कुल सही बात है, नदियाँ हैं, झरने हैं, और ग्लेशियर हैं जो हिमानी है, जहाँ से पानी पिघल पिघल के आता है, तो बिल्कुल सही है, ये वाला तो ठीक है। अगर ठीक है तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। बिल्कुल इस तरीके से पेन का यूज कीजिए, अपने पेपर को सोल्व करते टाइम समझिए हर चीज़ को, जैसे मैं कर रहा हूँ, उससे आपके क्वेश्चन के गलत होने की गुंजाइश कम होगी, और हर स्टेटमेंट को अच्छे से समझेंगे। अबाउट 97.3 ऑफ वाटर इज प्रेजेंट इन द ओशियंस एंड 2% एज आइस कैप्स। लगभग 97.3% पानी महासागरों में मौजूद है और 2% जो है आइस कैप में। ये भी ठीक है, तो ये भी ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। अब देखिए पिग्मेलियन पॉइंट इन अंडमान निकोबार आइलैंड गोट सबमर्ज्ड आफ्टर द सुनामी ऑफ 2004। बिल्कुल ठीक है, 26 दिसंबर 2004 को जो सुनामी आई थी उसमें अंडमान निकोबार का जो इंडिया का जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है पिग्मेलियन पॉइंट, या जिसको इंदिरा पॉइंट कहते हैं, वो डूब गया था। तो इसमें नन ऑफ द वो हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये भी ठीक ही है। तो अब कोई भी गलत नहीं है, सारे ही ठीक हैं, तो हमारा आंसर ये आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं क्या कहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है। वही बात है, 3 ठीक होंगे 1 गलत होगा, इसी को ढूंढना है। हाई टाइड्स हेल्प इन नेविगेशन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड फिशिंग। बिल्कुल ठीक है, हाई टाइड की वजह से हम नेविगेशन कर पाते हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है कि मान लीजिए हम ये समुद्र है और हम यहाँ रहते हैं यहाँ पर, तो हमको अपनी नाव इधर लेके जानी है, पानी बस समुद्र में नॉर्मली इतना है, तो हमको समुद्र के अंदर जाना है, तो जब हाई टाइड आता है तो पानी ऊपर तक चढ़ जाता है, तो तब हम अपनी नाव को लेके जो है नीचे आ जाते हैं। और इसी तरीके से आप देखेंगे गुजरात में भी यही होता है कि गुजरात का जो बंदरगाह है, कांडला बंदरगाह है, वो जो है वो टाइड की हेल्प से ही चलता है। तो जब पानी ऊपर होता है तो समुद्री जहाज ऊपर पहुंच जाते हैं, और जब पानी दोबारा ऊपर आता है तो वापस आ जाते हैं, ठीक है। तब तक पानी नीचे रहता है, वो उधर ही ठहरे रहते हैं। तो जब टाइड आता है तभी वो जो है पोर्ट पे पहुंचते हैं, और फिर वापस भी आने के लिए टाइड का वेट करते हैं। तो इसलिए नेविगेशन का तो हेल्प हो ही गया। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का भी हेल्प हो गया। कैसे कि मान लीजिए हाई टाइड आ गया, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक दीवार बना लेते हैं, बांध सा बना लेते हैं। तो पहले नॉर्मली पानी यहाँ रहता है, हाई टाइड में पानी काफ़ी ऊपर तक भर गया, ठीक है, यहाँ भर गया, तो हम क्या करते हैं उस पानी को अंदर स्टोर कर लेते हैं, और जनरेटर से वो टरबाइन से पानी को नीचे गिरने देते हैं। तो यहाँ से टरबाइन लगा देते हैं, पानी बाहर निकलेगा, जब तक ये ऊपर का पानी खत्म होगा फिर एक टरबाइन यहाँ होता है, फिर वो उधर से पानी निकलेगा तो उधर भी टरबाइन घूमेगा, और फिर नीचे एक यहाँ पे होता है। जब तक सारा पानी नहीं निकल जाता टरबाइन घूमते हैं और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है। फिशिंग का भी यही है कि हम क्या करते हैं कि समुद्र का जो पानी इधर आता है, तो हम यहाँ पर कुछ जाली नुमा जो है कुछ दीवार खड़ी कर देते हैं, मछलियाँ यहाँ फंस जाती हैं। टाइड आने में अभी कभी कई घंटे होंगे, उन मछलियों को हम पकड़ सकते हैं, तो ये हेल्प कर देता है, ये सही है।
तो इसका मतलब ये आंसर नहीं है, क्योंकि हमें 3 सही और 1 गलत में से ये छांटना है। वी है अबाउट 0.68% ऑफ वाटर एज ग्राउंड वाटर, ये भी ठीक है। ग्राउंड वाटर टोटल 0.6% है, ठीक है। अगर आप नदियों में, झरनों में, इन चीज़ों में पूछेंगे तो सबसे ज़्यादा ग्राउंड वाटर ही होगा। ओशन वाटर इज काल्म एंड स्टिल, ये गलत है। ओशन वाटर जो शांत और एक जगह खड़ा नहीं है, ओशन करंट चल रहे हैं उसके अंदर, तो समुद्री धाराएं चल रही हैं, तो ये गलत हो गया, ये हमारा आंसर निकल सकता है। सुनामी कैन बी कास्ड बाय अंडर वाटर लैंडस्लाइड, ये तो है ही। सुनामी तो अर्थक्वेक की वजह से भी आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा अंडर वाटर लैंडस्लाइड हो जाए या आसपास वाटर में लैंडस्लाइड हो जाए तब भी आ जाता है, तो ये तो ठीक है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, ये ओशियन वाला। ओशियन शांत नहीं होते, ये गलत बोल रहा है और गलत ही पूछ रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, फिर से ऐसा ही क्वेश्चन डिजाइन हुआ, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट नहीं है, तो 3 ठीक होंगे और 1 गलत होगा। देखिए, टाइड्स आर हाईएस्ट ऑन द फुल और न्यू मून, फुल मून को और न्यू मून को टाइड्स हाईएस्ट होते हैं, इनको स्प्रिंग टाइड भी कहते हैं, बिल्कुल ठीक बात है ये, ठीक है। हमने बताया था कि जब चंद्रमा, सूरज और पृथ्वी एक सीध में होते हैं तो गुरुत्वाकर्षण की वजह से ज़्यादा पानी ऊपर की तरफ उठता है, तो इसको स्प्रिंग टाइड कहते हैं। ये तो ठीक है, ठीक है, तो हमारा आंसर नहीं है। कोल्ड करंट्स कैरी वाटर फ्रॉम लो लैटिट्यूड टू पोल्स, बिल्कुल ठीक है। क्या होता है कि नहीं, गलत है, गलत है, बिल्कुल सॉरी गलत है। 0 डिग्री पे जो है टेम्परेचर ज़्यादा होता है और यहाँ पर कोल्डनेस होती है। तो देखिए 0 डिग्री लैटिट्यूड, ऊपर की लैटिट्यूड में 90 डिग्री है, तो ये क्या कह रहा है कि लोअर लैटिट्यूड से पोल की तरफ ठंडा पानी जाता है। लोअर यहाँ से तो गर्म पानी जाता है भाई, लोअर लैटिट्यूड तो 0 डिग्री है, फिर 1 डिग्री, 2, तो ऊपर की तरफ जाएंगे तो यहाँ तो वार्म वाटर जाएगा, तो ये कह रहा है ठंडा जाएगा, तो ये तो गलत हो गया। उसके बाद देखिए टाइड टाइड हेल्प्स इन जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हमें गलत ही ढूंढना था ना, तो हमें मिल गया। टाइड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में मदद करता है, बिल्कुल ठीक है, तो ठीक है, तो ये आंसर नहीं होगा। नन ऑफ द, मतलब कोई भी गलत नहीं, ये तो वैसे ही हमें गलत मिल गया है, ठीक है, तो हमारा आंसर हमें मिल गया है। तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद सेशन को एंड करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन डिपेंड्स ऑन व्हाट, जो वेजिटेशन है, वनस्पति है, पेड़ पौधे हैं, उसकी ग्रोथ किस पे डिपेंड करती है। देखिए, टेम्परेचर पे और मॉइस्चर पे, केवल टेम्परेचर पे, केवल मॉइस्चर पे। देखिए अकेला नमी की वजह से ही जो है सब कुछ नहीं हो सकता। हर पौधे की ग्रोथ के लिए एक टेम्परेचर भी चाहिए, ठीक है। आप देखेंगे ठंडे प्रदेशों में जितना ज़्यादा ऊपर बर्फीली एरिया में जाएंगे तो वहाँ पर वनस्पति नहीं दिखाई देगी, तो टेम्परेचर भी चाहिए हमें, ठीक है। वहाँ पे पानी तो है, बर्फ पिघल तो रही है, लेकिन वनस्पति के लिए टेम्परेचर भी चाहिए, ठीक है। तो इसी वजह से आप देखेंगे जो जो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट है, जो जो भूमध्य रेखा के फॉरेस्ट हैं, उनके अंदर आप देखेंगे कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है, तरह तरह के पेड़ होते हैं। एक ही जगह में आप देखेंगे तो 50 तरह के पेड़ मिल जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे ग्रोथ अच्छी है वेजिटेशन की, टेम्परेचर हाई की वजह से। अब देख, अगर आप जाएंगे पहाड़ों पे, ठंडे प्रदेशों में, तो आपको एक वहाँ पे ज़्यादा वैरायटी नहीं दिखाई देंगे, 1-2 टाइप के पेड़ मिलेंगे, चीड़ के, पाइन के, इस टाइप के, सिल्वीफर, जूसीफर टाइप के पेड़ मिलेंगे। तो देखिए टेम्परेचर और मॉइस्चर दोनों ही इंपॉर्टेंट है ग्रोथ, जो कि ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन को प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा आप वैसे भी देख लीजिए कि अब टेम्परेचर बढ़ा हुआ है हमारे, अगर आप नॉर्थ इंडिया में रहते हैं तो टेम्परेचर बढ़ा हुआ है। साउथ इंडिया में तो टेम्परेचर है भी, वहाँ तो सम रहता है, ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता। नॉर्थ इंडिया में इसलिए बता रहा हूँ कि वहाँ पे गर्मी में टेम्परेचर बढ़ता है और सर्दी में बहुत नीचे आ जाता है। तो आप देखिए यहाँ पर आप इसको स्टडी करेंगे कि जब टेम्परेचर डाउन आ जाता है तो पत्तों, पेड़ों में इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं होती, पत्ते भी झड़ जाते हैं। और जब टेम्परेचर हाई होता है, जैसे ही इसके बाद बसंत के मौसम के बाद फरवरी के लास्ट में, तो आप देखेंगे पौधों में ग्रोथ होने लग जाती है बहुत टेम्परेचर की वजह से। तो ये दोनों ही प्रोवाइड करते हैं, हमारा सही आंसर ये होगा, ठीक है। चलिए इस सेशन को एंड करते हैं। हमें ज़रूर बताइए कि आपको ये सेशन कैसा लगा। अगर आपको कोई डाउट रहा या हमारी तरफ से कुछ ऐसा कोई फैक्ट गलत प्लेस किया गया हो तो ज़रूर बताना है, उसको हम ज़रूर ज़रूर करेक्ट करेंगे। और इसको जो है रेगुलरली अटेंड कीजिए, इस सेशन को जो हम आपको करवा रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा ये, अगर रेगुलर आप इसको अटेम्प्ट कर रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं, क्योंकि टोटली सिलेबस से ही उठा रहे हैं चीज़ें, एनसीईआरटी बेस्ड कंसेप्चुअल चीज़ें ही आपको बताया जा रहा है, आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इसके अलावा और भी कोई सजेशन आपको लगता है कि हमें कुछ करना चाहिए, वो भी आप बता सकते हैं, हमें सजेशन दे सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पहली बात तो ये, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। फिर लाइक कर दीजिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिए, इससे क्या होता है चैनल ग्रो करता है, ठीक है। वो ज़्यादा जो है चैनल जो है उसको रेटिंग अच्छी आती है लाइक करते हैं। इसके अलावा आप जो है
हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ डेली अपडेट जो है आपको वैकेंसीज की या बाकी प्रिपरेशन से रिलेटेड मिलती रहती है। और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा, या फिर आप द जोरावर क्लासेज नाम से भी जो टेलीग्राम चैनल है उसको सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी द जोरावर क्लासेज की ऐप है उसको डाउनलोड कर सकते हैं, और जो कोर्सेज हैं उनको देख सकते हैं, जो डेमो वीडियोज हैं उनको देख सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मिलते हैं चलिए नए वीडियो के साथ। थोड़ा सा मोटिवेशन के साथ आपको छोड़ के जा रहा हूँ कि आप सबको थोड़ा सा ये बात ध्यान रखनी है कि क्या दांव पर लगा है। दांव पर क्या है? तुम्हारा भविष्य। दांव पर तुम्हारा भविष्य है, और तुम्हारा भविष्य हाथ में भी किसके है? वो तुम्हारे ही हाथ में। कोई और रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। अगर आप यहाँ ढीले रहते हैं तो खुद तुम जो है रिस्पॉन्सिबल होगे, किसी और पे नहीं डाल पाओगे। ठीक है, कभी भी एक्सक्यूजेज मत दो कि भाई लाइट नहीं है, गरीबी है या कुछ भी है। आप जो है इतना सब कर सकते हैं कि कम से कम यूट्यूब पे आके तो हमारे साथ पढ़ ही सकते हैं। एक्सक्यूजेज मत ढूंढो, बिल्कुल भी एक्सक्यूज को ख़त्म करो। अपने टैलेंट को पूरा यूज़ करो, अपने लिमिट्स को तोड़ दो। ठीक है, अपने फाइट बैक करो, बिल्कुल निकल जाओ, अपने जो कंफर्ट जोन है उससे बाहर निकल जाओ। ये सोचो कि सबको मौका नहीं मिलता, ये ध्यान रखना। बहुत सारे गरीब लोग हैं, बहुत सारे गरीब लोग हैं। अपने से नीचे वालों को देखेंगे तभी कंपेयर कर पाएंगे। अपने आप को ऊपर वालों से कंपेयर करेंगे तो गरीबी हमें अपने आप में दिखेगी, लेकिन हम नीचे वालों को देखेंगे तब पता चलेगा कि हम सही पोजीशन में हैं। तो वो मौका सबको नहीं मिलता है। कुछ गरीब लोग तो पढ़ ही नहीं पाते हैं ठीक है ढंग से, कुछ तो कूड़ा बीनते फिरते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मौका सबको नहीं मिलता है, और मौका आ रहा है। जगह जगह वैकेंसी आ रही है, केवीएस में भी आई होप जल्दी आएंगी। ठीक है, जैसे जैसे न्यूज़ जो है सर्कुलेट हो रही है, और बाकी जगह की जैसे वैकेंसीज आ रही हैं तो उस हिसाब से सब जगह वैकेंसी आएंगी, तो उधर भी वैकेंसीज जरूर आएंगी। क्योंकि वैक्सीनेशन ड्राइव जैसे ही ख़त्म होगी, देखिए वैक्सीनेशन जो ड्राइव है वो मैं आपको बता देता हूँ कि 45 करोड़ को लग चुकी है। जिस दिन ये आंकड़ा 65 करोड़ पे चला गया तो समझिए कि कोरोना खत्म हो चुका है। वो इस वजह से है कि ऑफिशियली 3 से 4 करोड़ लोगों को तो कोरोना हो ही चुका है, उनके फैमिली वालों ने आधों ने टेस्ट नहीं करवाया है। ठीक है, तो 8 करोड़ लोगों को कोरोना हो गया होगा, ऑफिशियली बता रहा हूँ। और बहुत सारे लोगों ने टेस्ट नहीं करवाया, उनको होके चला गया। मेरा आइडिया ये है, जैसा मैं इस फील्ड में ड्यूटी पे रहा हूँ काफ़ी टाइम तक, 20 से 30 करोड़ लोगों को कोरोना होके जा चुका है, कम से कम बता रहा हूँ मैं। ठीक है, इसमें आप 65 करोड़ में इनको जोड़ दीजिए 30 को, तो लगभग 100 करोड़ लोग कवर हो जाएंगे और कोरोना खत्म हो जाएगा। ध्यान रखिए, कोरोना के केसेज अब ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे। जिस स्टेट में वैक्सीनेशन कम हुआ है बस वहीं पे बढ़ेंगे। जिसने वैक्सीनेशन कर लिया तो आप 2-3 महीने के अंदर कोरोना देखेंगे कि बिल्कुल डेक्लाइन पे आ जाएगा। और इसकी वजह से जो है हर चीज़ का स्कोप बढ़ेगा, सोसाइटी ओपन होगी, स्कूल ओपन होंगे, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खूब ज़्यादा मेहनत कीजिए। जय हिंद, जय भारत। हनुमान अपनी शक्ति नहीं भूले, ध्यान रखिए। हनुमान अपनी शक्ति भूलेगा नुकसान में जाएगा। हनुमानों को शक्ति याद रखनी है, अपनी अपने आप पे भरोसा रखना है।